मैं सिंबलिज्म या प्रतीकात्मकता के पक्षधर नहीं हूं। हम बहुत फैशनेबल बन गया है कहना कि 33% जो है दे दीजिए, हर जगह हम बताते हैं। मुझे संसद के अंदर भी जो है सरपंच पति नहीं चाहिए। हम बहुत स्पष्ट होना चाहिए इस विषय पर। अगर हमें सिर्फ अक्सर भारतीय राजनीति में ये कहा जाता है कि वही महिलाएं, क्योंकि हम सब अपने लोगों के बीच में बैठे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, बताया जाता है कि वही महिलाएं आगे आती हैं जो किसी पुरुष नेता के पत्नी हो, बेटी हो या मित्र हो, अन्यथा आप आगे नहीं आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी पुरुष के प्रॉक्सी को हम वहां नहीं चाहते हैं। उन अनुकूल 33% क्या हमारी बहनें तैयार हैं क्या? आज हमारी परिस्थितियां उस अनुकूल हैं क्या? और अगर हमने प्रतीक के रूप में, हम अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन काले और सांवले अंग्रेज छोड़ के चले गए, क्या हम सिर्फ प्रतीक के रूप में महिलाओं को चाहते हैं? ऐसे तो यहां कई मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने महिलाओं का क्या उद्धार किया या उन्होंने समाज का क्या उद्धार किया? हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। राजनीति में जब महिला शक्ति आएगी तो हमारी उम्मीद है कि वो उन संवेदनाओं को लेकर, वो मानवीय संवेदनाएं जिसे हम भुला चुके हैं, उस मातृत्व के गुण को लेकर जो है राजनीति में आएंगी, जो पूरे राजनीति को बदल देंगी। पुरुष के कार्बन कॉपी हमें नहीं चाहिए। इसलिए जब हम राजनीति में महिला की बात करते हैं तो हमें इस विषय पर गहन चिंतन की जरूरत है। क्या हम सिर्फ 4 पुरुष बैठे हैं तो 2 महिलाओं को भी वहां बिठा दें, ये है हमारा? या हम राजनीति में, प्रशासन में गुणवत्ता के स्तर पर हम बदलाव चाहते हैं स्त्री शक्ति को लाकर? मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए कि हम वो गुणवत्ता, वो परिवर्तन आए। आज बंगाल में हम देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जिस तरीके से बात करने की शैली है, जिस तरीके से राजनीति करने की शैली है, इसी तरह हमें महिलाएं चाहिए क्या? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि महिलाएं लाना है, इसलिए किसी भी तरीके से आए। मैं कम से कम उसके पक्षधर नहीं। हम उसमें महिला या स्त्री के जो गुण हैं, जो शांति, संवेदनशीलता, मातृत्व, वो कंपैशन, जो आज शायद हमारे समाज से कम होता जा रहा है, हमारे राजनीति से कहीं ना कहीं खो रहा है, उसको हम वापस चाहते हैं। तो हम ऐसे महिलाओं को तैयार करें, और वो किसी कानूनी विधेयक से या संविधान में कोई संशोधन से नहीं होगा। वो समाज के अंदर मुझे आपको अपने घरों में तैयार करना होगा। ऐसी महिलाएं, हमारी बच्चियों को तैयार करना पड़ेगा, हमारी बहनों को तैयार करना पड़ेगा, हमारी माताओं को तैयार करना पड़ेगा, हमारी पत्नियों को तैयार करना पड़ेगा। तब जाकर परिवर्तन आएगा। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में मैं जयपुर गया था, तो जयपुर में इसी तरह एक सम्मेलन के लिए गया था। तो जब वहां पहुंचा तो मुझे एक कैब का नंबर दिया गया। मुझसे कहा गया कि आप इस कैब में जो है, ये कैब ड्राइवर हैं, ये आपको जो वेन्यू है वहां छोड़ देंगे। मैंने एयरपोर्ट में उतरते उस नंबर पे फोन किया तो एक महिला ने फोन उठाया, तो मैंने फोन तुरंत काट दिया। दोबारा फोन किया, फिर महिला ने फोन उठाया,
तो मेरे पुरुष सत्तात्मक दिमाग में तो यही है कि टैक्सी ड्राइवर मतलब पुरुष ही होगा। मैंने फोन काट दिया। तीसरी बार मैंने फोन किया तो फिर महिला ने उठाया। मैंने कहा क्षमा चाहता हूं, ये नंबर मुझे आयोजकों ने दिया है, ये किसका नंबर है? मुझे बताया गया कि ये कैब ड्राइवर का नंबर है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं कैब ड्राइवर ही बोल रही हूँ और मैं बाहर आपके लिए इंतजार कर रही हूँ, ये मेरा गाड़ी का नंबर है, एयरपोर्ट के एंट्री पर है। मैं बाहर गया तो एक वही 23-24 साल की बच्ची वो खड़ी थी। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया और मैंने देखा कि उनके डैशबोर्ड में सारे पुस्तकें रखी हुई हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या कोई पैसेंजर से छूट गया था क्या? उन्होंने कहते नहीं सर, मैं जब पैसेंजर्स के लिए वेट करती हूँ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में तब पढ़ाई करती हूँ। मैंने कहते बढ़िया, क्या पढ़ रही हो? कहते सर मैं एमए कर रही हूँ। मैंने कह दिया अच्छा, और घर में कौन कौन है? कहा कि 2 बहनें और है और एक भाई भी है। एक बहन सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, एक जो है बीकॉम कर रही है और एक भाई अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका शायद बहुत ज्यादा आजकल के मीडिया में चर्चा की गुंजाइश कम है ऐसे विषयों पर। जनधन योजना के बाद हर व्यक्ति के नाम पर खाता खुल रहा है, जिसमें हर बहन के नाम पर भी खाता खुल रहा है। यह है सशक्तिकरण, जिसके तहत आज हर एक के पास खाता है जिसमें 5,000 रुपए तक का डेबिट का फैसिलिटी है आपके पास। ये सशक्तिकरण है। तीसरा सशक्तिकरण है उज्ज्वला योजना, जहां आप धुएं से बचकर आप गैस के चूल्हे आपके घरों में आ रहे हैं। ये हो रहा है सामाजिक परिवर्तन। ऐसे में ये जो माहौल बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह हम अपनी बहनों को शिक्षित कर सकते हैं और शिक्षित करने के साथ साथ हम उनको किस तरीके से स्वायत्त बना सकते हैं। अगर इन दोनों पर अगर हम जोर दे पाए तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि बहुत ज्यादा फिर विधेयकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारी बहनें चुनावी मैदान में भी उतरेंगी, प्रशासन के स्तर पर भी उतरेंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 1-2 बातें और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो, क्योंकि हम लोग यहाँ सब शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए हैं, मैं ये भी समझता हूं कि ये जरूरी है कि हम किस तरह के रोल मॉडल्स दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को। हम उन वीरांगनाओं की कहानियां अपने घर में अभी सुना रहे हैं। आजकल तो दादा दादी तो होते नहीं हैं घरों में, तो फिर क्या माता पिता किस तरीके से हम उन आदर्शों के बारे में घरों में बताया जाता है, उनको किस तरीके से हम रोल मॉडल्स किसको दे रहे हैं। क्योंकि हमें राजनीति में एक राजनीति को लक्ष्य नहीं बनाना है, राजनीति एक माध्यम है और उस माध्यम के लिए जब तैयार करना है लक्ष्य की पूर्ति के लिए, तो उस माध्यम के लिए लोगों को तैयार करना होगा। और उस वक्त हमारे लिए रोल मॉडल कोई भी महिला राजनेता नहीं होना चाहिए, तब दिक्कत पैदा होती है। तो फिर बेनजीर भुट्टो जो आजादी सबसे ज्यादा अलगाववाद को कश्मीर में हवा जिसने दिया, वो तो कम से कम महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए तो प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने जो कहा कि मात्र महिला होना नहीं, किस तरह की महिला है, जैसे मात्र पुरुष होना काफी नहीं है, किस तरह के पुरुष हैं, इसलिए उस पर जोर देने की जरूरत है। और अंत में मैं ये मानता हूं
वो यहाँ याद भी आता है कि पता नहीं आज मृदुला जी यहाँ आई थी तो उन्होंने जिक्र किया या नहीं, लेकिन कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक सेमिनार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो वहाँ मृदुला जी ने कहा था कि हमारे यहाँ महिलाएं फेमिनिस्ट नहीं हैं, फैमिलिस्ट हैं। तो हम सब फैमिली में यकीन करने वाले लोग हैं।